नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के ऑफिसर्स कॉलोनी में दो ऑफिसर्स बैडमिंटन खेल रहे थे, बैडमिंटन कोर्ट के अंदर। उसमें से एक बाल कल्याण अधिकारी थे और एक क्लर्क थे। दोनों खेलते हैं, कुछ टाइम बीतता है, फिर दो अनजान शख्स आते हैं उस जगह पे और बाल कल्याण अधिकारी को बोलते हैं कि साहब आप शॉट बहुत अच्छा मार रहे हैं। इतना सुनते ही बाल कल्याण अधिकारी खुश हो जाते हैं। कुछ टाइम बातें करते हैं उन लोगों से, लेकिन उसी टाइम पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है और 7 गोलियां चलाई जाती हैं और 7 के 7 गोलियां बाल कल्याण अधिकारी को मारी जाती है। जिसमें जो फर्स्ट गोली लगती है उनकी आंख में लगती है, जो आंख निकल के बाहर आ जाती है। दूसरी गोली गले में लगती है, गले छू करके निकल जाती है। तीसरी हाथ में, चौथी इस हाथ में। ऐसे कर करके उनकी 7 गोलियां मारी जाती है। गोलियां चलने के बाद एक लड़का उधर से रोते हुए बाहर निकलता है और लोगों को बताता है कि भैया को मेरे किसी ने गोली मार दी है, तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। फिर वहाँ पर और अधिकारी आते हैं, एम्बुलेंस का व्यवस्था करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। इसी बीच जो अपराधी थे मौका देखकर वहाँ से निकल लेते हैं। इधर बाल कल्याण अधिकारी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, एक नज़दीकी अस्पताल में। हॉस्पिटल ले जाते टाइम उनको जो शरीर से ब्लड निकल रहा था, लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बांध रहे थे। हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर नॉर्मल उपचार करते हैं और वहाँ से अच्छे हॉस्पिटल के उनको रेफर कर देते हैं। वहाँ पर भी उनको लगभग 1 महीने तक इलाज चलता है। 1 महीने के बाद जब वो बाल कल्याण अधिकारी आंखें खोलते हैं, वैसे तो एक आंख खराब हो चुकी थी उनकी, एक ही आंख बचा था, और जो सुनाते हैं, जो बताते हैं, जो उन्होंने देखा था, वो लोग सुन करके दंग रह जाते हैं। ये कहानी वाकई में एक इतिहास रच देती है। कई कहानियाँ ऐसे भी होती हैं जो पढ़ने और सुनने के बाद सुकून देती है। उन लोगों को ये कहानी सुनना चाहिए जो जल्दी हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये ऑफिसर ने जो आगे किया वाकई में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, कहानी बहुत रोचक है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से शुरू होती है। अलीगढ़ में एक गाँव था। उस गाँव में रहने वाले शिवदान सिंह एक गरीब मजदूर किस्म के आदमी थे। ना ही उनके पास रहने के लिए कोई छत था और ना ही खाने पीने की उतनी आमदनी थी। किसी तरह गुजारा चलता था। फिर वो अच्छे काम के लिए अलीगढ़ शहर की तरफ रुख करते हैं और अपने बेटे रिंकू सिंह को लेते हैं और शहर की तरफ निकल लेते हैं। शहर में जाते हैं, एक जगह अपना ठिकाना ढूंढते हैं, फिर वहीं से मजदूरी करने लगते हैं और अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देते हैं। बेटा वहीं पर पढ़ाई करना। समय बीतता है, कुछ दिन वहीं पर वो काम करते हैं और जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाए थे, उस विद्यालय में उनका बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ता है और चारों तरफ उनके बच्चे की तारीफ होने लगती है। और उनका बच्चा इतना मेहनत करता है कि हर एक क्लास में अव्वल नंबर, अव्वल दर्जे से पास होता है। फिर हर जगह और तारीफ होने लगती है उस बच्चे की। फिर उसको एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है। वहाँ से उसको एक छात्रवृत्ति की ऑफर होती है। फिर वहाँ से पास होने के बाद वो एक बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिससे बीटेक कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा फीस उसकी छात्रवृत्ति से ही भरी जाती है। बीटेक के दौरान वो लड़का एक दिन छुट्टियों में अपने घर आता है। घर में माँ बाप बैठे रहते हैं, बातचीत होता है, तो अपने पापा को बोलता है कि पापा आप पेंशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते, आपकी उम्र भी हो गई है, तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा पेंशन के लिए कई जगह ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मुझे पेंशन नहीं मिल पा रही। फिर उनके बेटे का यहीं से दिमाग में आता कि अगर मैं अधिकारी बन जाऊँगा तो ऐसे लोगों को कल्याण करूँगा और कई लोगों को वृद्धा पेंशन भी दिलवाऊंगा। इसी ख्याल से वो सिविल सर्विस की तैयारी करने लगता है और सिविल सर्विस की तैयारी इतनी अच्छे ढंग से करता है, इतनी मेहनत करता है वो लड़का, UPPCS का एग्जाम निकाल लेता है और एग्जाम पास करने के बाद वो लड़का समाज कल्याण अधिकारी बनता है। और 2007 में उसकी ट्रेनिंग होती है और 2008 में वो मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है उसको। और जब वे मुजफ्फरनगर में अधिकारी के रूप में तैनात होते हैं तो वहाँ कई बच्चे, कई लड़के लड़कियाँ अपनी शिकायत लेकर आते हैं कि साहब हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की तरफ से ऐसे नुक्स निकाला जाता है, जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज की तरफ से कुछ और ही बताया जाता है। तो वे अधिकारी सोचते हैं कि अगर मुझे भी अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली होती टाइम पे तो मैं भी शायद अधिकारी नहीं बन पाता। इसलिए उस लड़कों लोग को प्रोत्साहन देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि रुको मैं कुछ करता हूँ। और इस बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में पता लगाने के लिए जब अधिकारी अपने ऑफिस के फाइलों को खंगालते हैं तो देखते हैं कि पिछले 10 साल से कम इस छात्रवृत्ति में 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। चाहे पेंशन हो या फिर शादी ब्याह में मिलने वाले अनुदान हो या फिर बच्चों की छात्रवृत्ति हो, हर जगह उनको घोटाला नजर आता है। और वो ये भी देखते हैं कि बच्चों को कैसे परेशान किया जाता है, नए नए अकाउंट खुलवाए जाते हैं, पैसे तो आते हैं पर पैसे को दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। और इस तरह के घोटालों को उजागर करने के लिए जब वो अधिकारी सबूत जुटाते हैं तो उन्हीं के बगल में बैठे दूसरे अधिकारी लोग चिढ़ने लगते हैं उनसे। जो बाबू लोग, क्लर्क लोग हैं, वो अपने ऊंचे अधिकारियों को मैसेज देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को मैसेज देते हैं कि इस तरह से एक अधिकारी आए हैं और जो घोटाले हुए हैं उनके सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें आप लोग भी फंसने वाले हैं। फिर कुछ दिन बीतता है और लखनऊ से एक बड़े अधिकारी की फोन आती है, जो बाल कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह थे उनके पास, और उनको फोन पर धमकाया जाता है और अधिकारी उधर से बोलते हैं कि तुम यहाँ नौकरी करने आए हो या मरने के लिए आए हो। अगर तुम्हें मरना है तो बता दो, तुम्हारी लाश ऐसी जगह फेंकवाऊंगा तुम्हें या तुम्हारे परिवार को खबर तक भी नहीं होगी। फिर भी रिंकू सिंह डरते नहीं है
और सोचते हैं कि इस तरह की धमकियां अच्छे कामों में आती है और मैं करके ही रहूंगा। फिर कुछ दिन के बाद एक आदमी आता है और रिंकू सिंह को बताता है कि देखिए साहब, आपके नाम के 50,000 की सुपारी दी गई है आपको जान से मारने की और आप मारे जाओगे। लेकिन रिंकू सिंह जो थे वो अपने काम से पीछे नहीं हट रहे थे, लगातार लगे हुए थे करप्ट अधिकारियों को पकड़वाने के लिए। और फिर ये इन्फॉर्मेशन मुजफ्फरनगर के जो डीएम साहब थे उनको भी दी जाती है। तो डीएम साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं रिंकू सिंह, तुम अपना काम करो, घबराने की इसमें तुमको कोई जरूरत नहीं है। रिंकू सिंह तो अपना काम कर ही रहे थे। ये मामला है 26 मार्च 2009 की। इसी बीच लोकसभा की इलेक्शन आ जाती है और जब इलेक्शन आती है तो सारा पावर आ जाता है चुनाव विभाग के पास। चुनाव विभाग ही एक दूसरे को अदला बदली कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है और किसी की बस की बात नहीं है। और तब जो ऊंचे अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार में फंस रहे थे वो सोचे कि क्यों ना रिंकू सिंह की ट्रांसफर करा दी जाए, लेकिन ट्रांसफर तो करा नहीं सकते थे, लोकसभा चुनाव आ गया था। तो फिर वो प्लान बनाते हैं कि रिंकू सिंह को रास्ते से ही हटा देते हैं। और तभी 26 मार्च 2009 की बात है, सुबह सुबह जब कल्याण अधिकारी एक अपने क्लर्क के साथ बैडमिंटन कोर्ट के अंदर बैडमिंटन खेल रहे थे ऑफिसर्स कॉलोनी में। वहाँ हर एक दिन हर एक अधिकारी आते थे खेलने के लिए। और जैसे मैं आपको शुरू बताया था कि जब यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे तो 2 अनजान शख्स वहाँ पर आए और एक के बाद एक 7 राउंड लगातार फायरिंग किए इस कल्याण विभाग अधिकारी के ऊपर। और गोलियां लगते ही ये छटपटाने लगते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। और जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है अगल बगल में, लोग आते हैं, देखते हैं कि कल्याण विभाग अधिकारी को गोली मारी गई है। फिर एक लड़का आता है वहाँ से रोते हुए और बताता है कि मेरे भैया को गोली मार दी गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। जबकि वहाँ पर सीओ भी थे और सारे 2-3 ऑफिसर वहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी एम्बुलेंस बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। फिर कैसे भी करके एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है, नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। वहाँ पर थोड़ी मोड़ी इलाज होने के बाद उनको आगे दूसरे हॉस्पिटल में फॉरवर्ड किया जाता है। जब दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर 1 महीने के बाद ये आँख खोलते हैं, जबकि उसमें से भी एक आँख बेकार हो गया था, कान से सुनाई नहीं दे रहा था, हाथ अपाहिज हो गए थे, एकदम बुरी तरीके से विकलांग हो चुके थे रिंकू सिंह। फिर रिंकू सिंह विकलांग की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको वहाँ से हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। 4 महीने बेड रेस्ट करते हैं और बेड रेस्ट करने के बाद जब थोड़ा ठीक होते हैं तो फिर अपनी सीट संभालते हैं। और जब सीट पर दोबारा बैठते हैं तो फिर वो फाइल खोलते हैं और जो पुराने अधिकारी घोटाले में फंसे थे फिर उनका काला चिट्ठा उजागर करने की कोशिश करते हैं। फिर जो बड़े अधिकारी थे इनका ट्रांसफर करवा देते हैं भदोही जिला में। और जब भदोही जाते हैं तो वहाँ भी फाइल जब खोलते हैं तो वहाँ भी बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस विभाग में कितना घोटाला है, कितना भ्रष्टाचार है, ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। फिर रिंकू सिंह को वहाँ से भी ट्रांसफर कर दिया जाता है लगभग 4 महीने ड्यूटी करने के बाद। फिर वो साथी में जाते हैं, वहाँ पर भी वो फाइल खोलते हैं, वहाँ से उनको 3 दिन के बाद ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। बताया जाता है कि आपके यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर वहाँ से ट्रांसफर करके रिंकू सिंह को जिला ललितपुर में भेजा जाता है। वहाँ पर 1 साल तो टिकते हैं, 1 साल काम तो करते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा करके और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं या फिर अधिकारी हैं ये सब मिलकर इनको सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सरकार बदली होती है। पहले सरकार थी भाजपा की, अब सरकार बदली तो मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, पर यह अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हट रहा था। और फिर ये अधिकारी दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन आंदोलन में बैठ जाते हैं। फिर दिल्ली में कुछ दिन बैठने के बाद ये धमकी देते हैं कि मैं लखनऊ में निदेशालय ऑफिस के बाहर अनशन के ऊपर बैठूंगा। लेकिन कुछ अधिकारी उनको समझाते हैं कि देखिए ऐसा मत कीजिए, पहले ही इतना कुछ झेल चुके हैं आप, तो आगे ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा आपके लिए। लेकिन ये मानते नहीं है, जाते हैं लखनऊ निदेशालय के आगे बैठ जाते हैं अनशन के ऊपर। जैसे ही बैठते हैं कुछ देर के बाद डॉक्टरों की टीम आती है और उनको चेक बैक करने लगती है। ऐसा अक्सर होता है जब कोई अनशन पर बैठता है तो डॉक्टरों की टीम आती है और चेक बैक करती है। लेकिन अंत तब हो जाती है जब डॉक्टरों की टीम इस बाल कल्याण अधिकारी को मेंटल घोषित कर देती है। और मेंटल घोषित ही नहीं किया जाता बल्कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में 2-4 दिन रखते हैं, इलाज होता है और फिर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है अलीगढ़ में, जहाँ इनका पुश्तैनी गाँव था। और ऐसी स्थिति में जब इनको बाल कल्याण अधिकारी बनाया जाता है तो कोई ना कोई पुरानी फाइल खोलने के चक्कर में रहते हैं। फिर बड़े अधिकारी लोग सोचते हैं कि क्यों न इस व्यक्ति को राजकीय IAS और PCS की तैयारी कराते हैं। इस तरीके की उत्तर प्रदेश में 7 या 9 लगभग कोचिंग संस्थान है, जिसमें छात्रों की पढ़ाई की सुविधा है और इसके पूरी खर्चा सरकार उठाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद वहाँ से फिर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है हापुड़। हापुड़ में भी राजकीय IAS PCS की जो कोचिंग संस्थान है उसमें इनको भेजा जाता है। तो वहाँ पर भी जाने के बाद घपले घोटाले खोलना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि सर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, घपले घोटाले खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव कर पाए या फिर अपना ही नुकसान पहुँचाया आपने। तो ये बताते हैं कि तो क्या करें, तुम ही बताओ। तो स्टूडेंट बताता है कि सर आप भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप और मेहनत करके अगर UPSC निकाल करके बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो जरूर कुछ बदलाव करेंगे। तो रिंकू सिंह बोलते हैं कि नहीं तुम मजाक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत शातिर दिमाग के हैं, आप जल्दी UPSC क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जितना आप दिमाग लगाते हैं घोटालों को खोलने में, अगर उतना ही दिमाग अगर पढ़ाई में लगाएंगे तो सही में अगर UPSC क्लियर कर लिया आप और बड़े अधिकारी बन गए तो बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। और उस लड़के की बात रिंकू सिंह के दिमाग में घर कर जाती है
और सही में पढ़ाई करने लगते हैं और दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं और 2021 में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करते हैं और इनको आईएएस बनने का मौका मिलता है। 683 रैंक था इनका। और विकलांग होने के नाते उनको ये बताया जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के ही स्टेट में रहेंगे, कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। और इस बात को लेकर के जब सोशल मीडिया अखबारों में फैलती है कि जिस व्यक्ति को 7 गोलियां लगी थी वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गया है, तब लोग सोचते हैं कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। फिर मीडिया की टीम आती है और उनका इंटरव्यू लेती है, तब पता चलता है कि उनकी एक आंख है जो नकली लगी हुई है और एक कान से सुनाई नहीं देता, जबड़ा है उनका ठीक से काम नहीं करता। सब गोली लगने की वजह से इनकी दशा हो गई थी ऐसी। लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत कभी नहीं हारी और जब ये आईएएस बन के आते हैं तो 2009 में जो इनको 7 गोलियां मारी गई थी उसमें इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी 8 लोगों के खिलाफ, जिसमें 4 लोग का नाम आता है। 4 लोग का नाम था, एक का पंकज, एक का प्रहलाद, एक अमित, एक अशोक। चारों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है और कुछ आर्थिक दंड भी लगाए जाते हैं। और फिर एक दिन घूमते फिरते अधिकारी उसी बैडमिंटन कोर्ट के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं जहां पे इनको 7 गोलियां मारी गई थी। उस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ये उस दिन को याद कर रहे थे। वहां पे एक आदमी आता है और पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तब उन्होंने बताया कि ये पुरानी किस्सा है, पुरानी घटना है, वो याद आ गई थी मुझे। देखिए कहानी में कितनी मोड़ लेती है। एक अधिकारी जो छोटे रैंक पर था उनको गोलियां मारी जाती है, बड़े रैंक पर पहुंचने के बाद वो बदला लेते हैं और उसी जगह पर फिर दोबारा पोस्टिंग होती है जहां पर उनकी गोली मारी गई थी। तो कहानी में आज इतना ही। कहानियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।